हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनल डेस्टिनेशन 6 16 मई को थिएटर में आ रहा है। सो आपको आसानी हो इस वजह से मैंने फाइनल डेस्टिनेशन 1, 2 एंड अब 3, 4 एंड 5 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये वीडियो मिस मत करना और पहले 2 पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन भी मिस मत करना। सो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So let's go. मूवी स्टार्ट होती है एक अम्यूजमेंट पार्क से, जहां हम देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट वेंडी को, जो अपने बॉयफ्रेंड जेसन और उसकी बेस्ट फ्रेंड कैरी के साथ आई होती है और साथ में उनके केविन नाम का भी लड़का होता है। वहाँ उनके क्लास के बाकी स्टूडेंट भी आए होते हैं। सो वेंडी अपने कैमरा में हर स्टूडेंट और अपने दोस्तों की पिक क्लिक करती है क्योंकि वो कॉलेज ईयर बुक में सबमिट करना चाहती थी। तभी हमने पुरानी मूवीज में जैसे देखा, सेम वैसे ही वेंडी को भी अजीब साइंस दिखने लगते हैं। जब वो पीक ले रही होती है तभी हाई डाई में से वी लेटर का लाइट बंद हो जाता है। सो हम देख पाते हैं कि इस वजह से वहाँ हाई डाई लिखा होता है। बट वेंडी इसे इग्नोर करती है और पिक्चर निकालते रहती है। सबके पिक्स निकालने के बाद वो रोलर कोस्टर की राइड करने का सोचती है, जिसका नेम डेविल्स फ्लाइट होता है। वही रोलर कोस्टर के पास बड़ा डेविल बना हुआ था। ये देख के वेंडी डर जाती है और राइड करने से मना करती है। बट उसका बॉयफ्रेंड उसे लेके जाता है। सो वेंडी को फर्स्ट सीट मिलती है, बट वो मना करती है क्योंकि उसे डर लग रहा था और वो केविन के साथ पीछे बैठ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड सामने बैठ जाती है। फिर वेंडी ये मोमेंट कैमरा में कैप्चर करना चाहती थी तो कैमरा निकालती है, बट वहाँ का एक गार्ड उसे कैमरा यूज करने से रोकता है। तो वो कैमरा केविन अपने जेब में रख देता है। फिर केविन के हाथ पे एक च्युइंगम चिपक जाता है। फिर वो उसे निकालता है, तभी रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स में कुछ खराबी आ गई थी, बट इस पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। फिर रोलर कोस्टर के थोड़े आगे जाते ही उनका एक क्लासमेट अपना कैमरा निकालता है और शूट करने लगता है। तभी रोलर कोस्टर आगे जाके जब उल्टा होता है तो उसके हाथ से वो कैमरा छूट जाता है और वो ट्रैक पर जाके अटक जाता है, जिससे हाइड्रोलिक में खराबी आती है और उनके हार्नेस खुल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रोलर कोस्टर के व्हील्स भी निकल जाते हैं, जिससे स्टार्टिंग में बैठे वेंडी का बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड नीचे गिर जाती है और उनकी वही मौत हो जाती है। तभी आगे जाके धीरे धीरे सब लोग मरने लगते हैं और एक टर्न पे वेंडी और केविन के आगे बैठा एक स्टूडेंट को बचाने के लिए केविन उसे पकड़ लेता है और उसे बचाने का ट्राई करता है, बट उसे वो लोग बचा नहीं पाते हैं। फिर रोलर कोस्टर बीच जाके रुक जाता है, जहाँ सब उल्टे लटके होते हैं, जहाँ बाकी सब तो नीचे गिर जाते हैं। अब बस बचे थे वेंडी और केविन। अब वो खुद को बचाने के लिए किसी तरह पुश करके पीछे लेके जाते हैं, जिससे रोलर कोस्टर तेजी से नीचे आने लगती है। तभी केविन की बॉडी 2 टुकड़ों में बट जाती है और विंडी भी नीचे गिरती है और विंडी की भी यहाँ मौत हो जाती है। तभी हमें समझता है कि ये विंडी का एक सपना था, जैसे बाकी 2 पार्ट्स में हम देख चुके हैं। और वो देखती है कि गार्ड उसे कैमरा यूज करने से मना करता है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। फिर वो देखती है कि केविन के हाथ पे चिंगम चिपक जाती है, जैसे उसने अपने सपने में देखा था, और वो समझ जाती कि उसका सपना कहीं ना कहीं सच था, जिससे वो पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि ये क्रैश होने वाला है और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस रोलर कोस्टर से सब लोग मारे जाएंगे। ये सुन के वहाँ का एक ऑपरेटर उसका हार्नेस खोलता है, जिससे वो बाहर आ जाती है और केविन भी उसके पीछे रोलर कोस्टर से बाहर आता है और उसके पीछे कुछ स्टूडेंट भी बाहर आ जाते हैं। बस सामने बैठे लोगों की हार्नेस नहीं खोली जाती है, इस वजह से कैरी और जेसन बाहर नहीं आते हैं और वही बैठे होते हैं। फिर जो लोग भी उतर गए थे उन्हें मैनेजमेंट के द्वारा वहां से बाहर निकाला जाता है। हम देखते कि जेसन ऑपरेटर को बहुत रिक्वेस्ट करता है, बट उसके रिक्वेस्ट करने पर भी उसकी हार्नेस नहीं खोली जाती है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि रोलर कोस्टर स्टार्ट किया जाए। सो रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। तभी विंडी को याद आता है कि जेसन अभी भी रोलर कोस्टर पे ही है, तो वो वापस आती है, बट अब देरी हो चुकी थी, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती है और वहाँ का गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। फिर वो बेबस खड़ी होके अपने बॉयफ्रेंड जेसन और बेस्ट फ्रेंड को मरते हुए देखती है और रोलर कोस्टर सपने समान क्रैश हो जाता है। अभी मैं आपको सर्वाइवर्स के नाम एक बार बता देता हूँ: विंडी, केविन, एशली, एशलिन, फ्रैंकी, लुइस, एरिन एंड इयान। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ दिन बाद का देखते हैं, जहाँ विंडी बहुत सैड रहने लगी थी। जोना स्कूल जाती थी और जल्द ही टाउन भी छोड़ने वाली थी, बट जाने के पहले वो एक बार स्कूल जाती है, जहाँ उससे केविन मिलता है और केविन विंडी से बात करने की ट्राई करता है, बट विंडी उसे इग्नोर करके वहाँ से निकलने लगती है। तभी केविन उसे बोलता है कि ये सेम फ्लाइट 180 इंसिडेंट जैसा ही है जो 6 साल पहले हुआ था। यहाँ केविन फर्स्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है, जिससे हमें ये समझता है कि ये स्टोरी फाइनल डेस्टिनेशन
2001 के 6 साल बाद की है। फिर वो आगे विंडी को बोलता है कि सेम तेरे जैसा वहाँ भी एक लड़का था जिसे ड्रीम हुआ था और उसने भी कुछ लोगों को बाहर निकाला था, बट जो भी सर्वाइवर्स थे वो एक एक करके मारे गए और हम पे भी वही खतरा हो सकता है। और वो आगे बोलता है कि वो उसी ऑर्डर में मरते हैं जिस ऑर्डर में वो सपने में मरे थे, अनलेस उनकी बारे में कोई रुकावट आ जाए तो उनकी मौत स्किप हो सकती है। बट विंडी इसे मजाक समझ के वहां से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम विंडी को देखते हैं जो घर पे होती है, जहाँ वो अपनी बहन का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है क्योंकि उसे गुड लक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसे जेसन के लिए बहुत पछतावा होता है। उसकी बहन जूली उसे कैमरा मांगती है, उस पे विंडी बोलती है कि जैसी बैटरी चार्ज होती है मैं तुझे दे दूंगी। फिर वो उस दिन की पिक्स दिखती है जहाँ वो नोटिस करती है कि जेसन के पीक में उसके पीछे रोलर कोस्टर था। फिर वो नेक्स्ट पिक्चर देखती है जिसमें एशली और एशलिन की होती है, बट उसे पीक में कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। फिर भी वो उन्हें कॉल करती है, बट वो लोग कॉल नहीं उठाते हैं क्योंकि वो लोग एक टैनिंग सैलून में गए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि शॉप का ओनर कॉल पे बाहर बात कर रहा होता है। तभी सैलून का डोर लॉक हो जाता है, बट उसका ध्यान नहीं जाता है। फिर एशली खुद से टेम्परेचर सेट करके दोनों टैनिंग मशीन के अंदर चले जाते हैं, बट एशलिन स्टेबलाइजर पे ड्रिंक रख देती है जिसका पानी स्टेबलाइजर में चला जाता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट होता है और फिर मशीन का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। बट उनको कुछ नहीं समझता है क्योंकि वो लोग हेडफोन लगा के सॉन्ग सुन रहे होते हैं। फिर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनकी बॉडी जलने लगती है और वो मशीन का डोर खोलने का ट्राई करते हैं, बट वो खुलता नहीं है। फिर वो लोग उसी मशीन में जल के मर जाते हैं। फिर उनके अंतिम संस्कार पे केविन और विंडी भी आते हैं। फिर उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि विंडी को अब केविन के बात पे भरोसा हो गया था। फिर वो सेकंड पार्ट में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में केविन से शेयर करती है और बोलती है कि ये एक्सीडेंट बराबर फ्लाइट 180 के 1 साल बाद हुआ था। फिर वो केविन को बोलती है कि जो पिक अम्यूजमेंट पार्क में ली थी उनसे सभी सर्वाइवर्स के डेट का राज छुपा है। जैसे एशली और एशलिन की पिक में कोई ऑरेंज कलर का फिल्टर आ रहा था जो आग का साइन देती है, और फिर केविन भी उस पर यकीन कर लेता है। फिर वो सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से पता लगा लेते हैं कि अगली बारी किसकी है, और अगली बारी होती है फ्रैंकी की। फिर विंडी पीक से क्लू ढूंढने का ट्राई करती है, बट उन्हें एक भी क्लू नहीं मिलता। तभी एक ट्रक पीछे लेते टाइम उनके कार के पास आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि पीछे से एक बिना ड्राइवर का ट्रक उनके तरफ आने लगता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। और फिर फाइनली केविन विंडशील्ड के ग्लास को तोड़ के बाहर आ जाता है और विंडी भी उसके साथ बाहर आ जाती है। तभी ट्रक आके उनके कार से टकराता है, बट वो लोग बच जाते हैं। बट उनके आगे जो आदमी था वो मारा जाता है, और वो आदमी और कोई नहीं तो फ्रैंकी ही था, और उसकी मौत ट्रक के मोटर फैन घुसने की वजह से हो जाती है। ये देख के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और फिर से वही पिक चेक करने लगते हैं, बट उसमें फैन नहीं था। बट जब वो उसकी दूसरी पिक चेक करते हैं तो उसमें फैन था, और ये सीधा सीधा उसकी मौत का साइन था। फिर वो चेक करते हैं कि अब नेक्स्ट बारी किसकी है। अब नेक्स्ट जिसकी बारी थी उसका सर तो उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था, बट वो समझ जाते हैं कि ये लुइस है, तो सीधा उसके पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों लुइस को इसके बारे में बताते हैं, बट वो एक नहीं सुनता और जिम में अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। तभी विंडी को जो पीक में 2 तलवारें दिखी थी सेम वही जिम में लटकी हुई दिखती है, तो वो दोनों लुइस को बहुत समझाते हैं, बट वो इनकी एक नहीं सुनता। तभी एक्सरसाइज के टाइम वो दोनों तलवारें नीचे गिर जाती है, बट लुइस उससे बच जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, और जैसे वेट उठाता है बूम, उसका सर उसी वेट में पिचक जाता है और हम समझ जाते हैं कि लुइस का सर पीक में नजर क्यों नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट टर्न थी उनके 2 फ्रेंड्स इरिन और इयान की, और वो दोनों एक स्टोर पे काम करते थे, तो विंडी और केविन वो दोनों से मिलने वही चले जाते हैं। लेकिन वो दोनों की पीक देख के वो नहीं समझ पाते कि उनकी डेट कैसे होने वाली है। वहां पहुंच के विंडी को समझ जाता है कि इनकी मौत खीलों की वजह से होने वाली है, तो विंडी और केविन इयान को सही टाइम पे बचा लेते हैं। अब इयान की डेट तो टल चुकी थी, सो मौत अब नेक्स्ट टारगेट पे जाता है, और इरिना तभी नेल गन की वजह से मारी जाती है। सो अभी जो पीक थी वो प्रूव करती है कि इरिन की डेथ किलो की वजह से ही होने वाली थी। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस विंडी और केविन से पूछताछ करती है, जहां विंडी सब उन्हें सच बता देती है, पर पुलिस उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और कुछ सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट कौन था ये विंडी और केविन को याद नहीं था, सो वो अपने अपने घर चले जाते हैं, बट इयान विंडी पर नजर रखा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जहाँ विंडी सोई
होती है तभी उसकी बहन आके गुड लक ब्रेसलेट लेके जाती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में जा रही होती है। जब विंडी की आंख खुलती है तभी अपने सामने एक पिक्चर देखती है और सेम गुड लक ब्रेसलेट देखकर समझ जाती है कि उसके आगे उसकी बहन और उसकी दोस्त बैठी हुई थी। फिर ये देख के वो डर जाती है और सीधा केविन को कॉल करती है, जो कि वही फेस्टिवल में होता है जहाँ विंडी की बहन थी। फिर केविन विंडी को बोलता है कि उसने अपनी पिग्स भी देख ली है, क्योंकि उसकी मौत कैसे होने वाली है जिससे वो बच पाए। सो विंडी अपनी पिग भी चेक करती है जिसमें कोई भी क्लू उसे नहीं मिलता है, बट विंडी के टी शर्ट पर मैकली लिखा होता है। फिर वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इयान ही उसे मारेगा। वो केविन की पिक चेक करती है, वहाँ भी कोई क्लू नहीं होता है, बट बहुत ब्राइटनेस होने की वजह से दोनों समझ जाते हैं कि केविन की मौत फटाकों की वजह से होने वाली है। सो विंडी जल्दी से फेस्टिवल आने लगती है, तभी कार में आते टाइम रेडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सॉन्ग बजता है देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, मतलब कोई आपका पीछा कर रहा है। सो जब विंडी पीछे देखती है तो इयान उसका पीछा करते हुए दिखता है, तो ये देख के विंडी कार और फास्ट चलाने लगती है। फिर केविन विंडी की बहन जूली को ढूंढ लेता है, लेकिन जूली उससे दूर भागने लगती है। फिर विंडी भी वहाँ आ जाती है, तभी कोई लड़के हॉर्स के पीछे फटाके जला देते हैं, जिस वजह से वो घोड़ा भागने लगता है और उसके भागने की वजह से उसकी रस्सी जूली के गले में अटक जाती है, जिससे वो घोड़े के साथ घसीटते हुए जाने लगती है। तभी वो एरो से टकराने वाली होती है, केविन आके उस रस्सी को काट देता है और जूली की जान बचा लेता है। अब जूली ने भी केविन के हेल्प से डेट को चीट किया था, सो अब नेक्स्ट टारगेट की बारी थी। सो विंडी जूली को पूछने लगती है कि रोलर कोस्टर में तुम्हारे बाजू में कौन बैठा था। तभी एक फ्लैग पोल आके जूली के दोस्त में घुसता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बारी थी केविन की, तो विंडी केविन को भी सही टाइम पे बचा लेती है। सो केविन के बचने की वजह से अब बारी थी विंडी की। तभी वहाँ पटाखे उनकी तरफ आने लगते हैं, बट वो लोग उससे बच जाते हैं और फिर वहाँ इयान भी आ जाता है। तभी एक बड़ा बोर्ड जिसमें मैकेनली लिखा था वो आके इयान पे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, जिससे हमें ये समझता है कि फटाकों की वजह से बोर्ड के नीचे विंडी आने वाली थी, बट वो खुद को बचा लेती है, जिससे नेक्स्ट टारगेट इयान की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंडी अपने दोस्तों के साथ मेट्रो में जा रही होती है। तभी वहाँ एक इंसान वही सॉन्ग गाता है देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। ये सुन के विंडी थोड़ा डर जाती है, तो वो जिस डब्बे में बैठी थी उसका नंबर था 081, जिससे उल्टा कर दो तो वो 180 हो जाता है। अब ये एक था सबसे बड़ा हिंट। तभी वो नोटिस करती है कि मेट्रो में वही पोस्टर लगे थे जहाँ विंडी के दोस्त मरे थे, जैसे फियोनिक्स स्टैंडिंग को और फैमिली रेस्टोरेंट एंडीज जहाँ फ्रैंकी मारा गया था। फिर वहाँ एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था जो उसके लिए एक वार्निंग थी। ये देख के वो मेट्रो से उतरने का ट्राई करती है, बट उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है, बट वो डरी होने की वजह से उसके दोस्त और वो उतरने लगती है। तभी वहाँ उसकी बहन जूली आ जाती है और फिर दूर खड़ा मेट्रो में केविन भी उसे दिख जाता है और फिर तभी मेट्रो ट्रैक से उतर जाती है, जिससे सबसे पहले जूली मारी जाती है, देन केविन भी मर जाता है और विंडी मेट्रो ट्रैक पे गिर जाती है। तभी एक मेट्रो आके उसे कुचल देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी हमें समझता है कि विंडी का ये सपना था, जैसे सेम हमने स्टार्टिंग में देखा था, और ये सपना देख के विंडी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के केविन भी समझ जाता है कि पक्का अब फिर से मौत आने वाली है और केविन बोलता है कि नॉट अगेन, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो मैं इस एंडिंग के बारे में और जो भी थेरीज है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन 4 का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि कार रेस देखने आए होते हैं। उसमें से एक लड़का जिसका नाम नीक होता है और उसकी गर्लफ्रेंड मिलिगन होती है, और बाकी 2 दोस्तों का नाम हंट और जैनेट होता है, और वो चारों रेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। बट नीक को वहाँ अजीब चीजें महसूस हो रही होती है, जैसे कि कुछ तो यहाँ होने वाला है, और उसे वहाँ साइंस मिलने लगते हैं जैसे बाकी मूवीज में मिले थे। एक लड़का टी शर्ट पहन के होता है जिसपे लाइफ्स अ बीच एंड देन यू डाई ऐसा लिखा होता है। तभी वहाँ मिलिगन के सामने एक काउबॉय आके बैठ जाता है, जिससे मिलिगन को अच्छे से नहीं दिखता है, तो वो उसे साइड होने की रिक्वेस्ट करती है और वो मान जाता है। वही एक कपल भी थे जिसकी गार्ड से बहस होती है। फिर एक मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस देखने आया होता है। तभी रेस की एक कार जिसका नंबर 45 होता है उसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंस जाता है और वो स्क्रू ड्राइवर एक रेस ट्रैक पे जाके गिर जाता है, जिससे एक कार का टायर फट जाता है और कार क्रैश हो जाती है। उस कार का एक टायर मैकेनिक के गर्लफ्रेंड को आके लगता है और वो वही मर जाती है। ये देख के सब इधर उधर भागने लगते हैं और रेस ट्रैक
पे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सब कार एक दूसरे से टकराने लगते हैं और उसके टुकड़े ऑडियंस में आके गिर रहे होते हैं, जिससे सबकी मौत होने लगती है। और फिर मैकेनिक की भी बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है। फिर निक के दोस्त हंट और जैनेट की छत गिरने की वजह से मौत होती है और तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसमें गार्ड और मिलीगन मारे जाते हैं। तभी निक की भी वहाँ बेरहमी से मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि निक का ये सपना था, तो वो बहुत कंफ्यूज दिखता है कि आखिर ये क्या हुआ। तभी वो काउबॉय वापस आता है, जिससे उसे समझ जाता है कि सपना सच था और वो पैनिक होने लगता है। सो उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो अपने दोस्त और जीएफ को बताने लगता है, बट उस पे कोई भी यकीन नहीं करता है और वो बोलता है कि यह क्रैश होने वाला है और जिस कार से एक्सीडेंट होगा उसका नंबर 45 है। और फिर चिल्ला के बोलता है कि यह क्रैश होने वाला है। ये सुन के मैकेनिक को गुस्सा आता है और वो निक से लड़ने लगता है। फिर गार्ड उन दोनों को बाहर निकाल देता है। उसके पीछे मिलीगन, हंट और बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और उसे कोई कुछ बोलता उसके पहले जैसे निक ने बोला था सेम वैसे ही एक्सीडेंट होता है। ये देख के सब घबरा जाते हैं और स्टेडियम में आग लग जाती है। तभी एक टायर उड़ के स्टेडियम से बाहर आता है और मैकेनिक के गर्लफ्रेंड को कुचल के मार देता है, जैसे सेम सपने में हुआ था। और सब लोग ये देखते रह जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन के नाइट पे। सो मैं उसके पहले आपको सारे सर्वाइवर्स के नाम बता देता हूँ। निक, मिलीगन, हंट, जैनेट, कार्टर, समांथा, मैकेनिक एंडी, काउबॉय जोनाथन एंड गार्ड जॉर्ज। फिर नेक्स्ट सीन नाइट का देखते हैं, जहां मेमोरियल डे रखा जाता है और उस मेमोरियल डे में सब सर्वाइवर्स भी आते हैं, जहां समांथा निक को हीरो बोल के बुलाती है। फिर हम देखते कि कार्टर अपने वाइफ की डेथ के जिम्मेदार गार्ड को समझता है, क्योंकि गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया था और उसके बातों से लगता था कि वो गुस्से में है और अपनी वाइफ का बदला लेके रहेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि निक को एक विजन आता है, जिसमें वो एक घर और आग जैसा देखता है, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हम कार्टर को देखते हैं, जो बहुत नशे में था और बदला लेने गार्ड के घर पहुंच जाता है। और फिर कार को ऑन रख के गार्ड के घर में जा ही रहा होता है, तभी कार में रखी बियर कैन एक्सेलेरेटर पे गिर जाती है और उसकी कार अपने आप चलने लगती है, जिससे वो कार में लगी चेन से फंस जाता है और कार उसे घसीटते हुए लेके जाने लगती है। और पेट्रोल की गिरने की वजह से चेन में आग लग जाती है और वो आग उसको भी लग जाती है। वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे गार्ड भी बाहर आ जाता है, बट तभी आग इंजन तक पहुंच जाती है और जिससे उस कार में ब्लास्ट होता है और कार्टर की वही मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे निक कार्टर की मौत की न्यूज देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है जो विजन उसने देखा था वो कार्टर की मौत का था और ये सब वो मिलीगन को बता ही रहा होता है। तभी उसे फिर से विजन आता है, जिसमें उसे कैंची, सिगरेट और वुमेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बट इस बार भी उसे पता नहीं चलता है कि कौन मरने वाला है। फिर हम समांथा को देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ सैलून जाती है। फिर वो बच्चे बाहर खड़े रह के साइन बोर्ड पे पत्थर मार रहे होते हैं। तभी वह एक खड़ा गार्डनर उन्हें मना करता है और उन्हें वहां से जाने बोलता है, तो समांथा उन्हें पैसे देती है और वो गेम खेलने चले जाते हैं। फिर सैलून में अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, जिससे वो मर भी सकती थी, बट वो बच जाती है, जैसे कि एक फैन ऊपर से आके उसके सामने गिर जाता है। फिर वो घबरा के घर जाने लगती है। तभी जब सैलून के बाहर आती है, उसके बच्चों ने फेंका एक पत्थर ग्रास कटर की वजह से फेंका जाता है और वो सीधा समांथा की आंख पे आके लगता है और वो पत्थर आर पार हो जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। जैसे ये खबर निक के पास पहुंच जाती है, वो समझ जाता है कि सबकी मौत होना पक्की है और वही रखे एक पेपर पे 180 नंबर लिखा होता है। तो सब निक के दोस्त इस पे रिसर्च करते हैं, जिससे उन्हें फ्लाइट 180 के बारे में पता चलता है और वो लोग समझ जाते हैं कि मौत को टालना तो उन्हें स्किप करना जरूरी है। बस स्किप करने से वो नेक्स्ट टारगेट पे चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे और एक विजन आता है, जिसमें वो एक रस्सी और फ्लेम देखता है, बट उसे फिर से समझ नहीं आता है कि नेक्स्ट बारी किसकी है और ये पता लगाने के लिए वो फिर से वही स्टेडियम में जाता है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। फिर वहाँ जाके वो गार्ड से मिलता है और फिर गार्ड उन्हें उसी दिन की कैमरा फुटेज दिखाता है, जिससे निक को पता चल जाता है कि नेक्स्ट बारी किसकी है और नेक्स्ट बारी उसी मैकेनिक की होती है जो निक के साथ झगड़ा था। सो वो तीनों मैकेनिक एंडी से मिलने जाते हैं, जो अपनी मैकेनिक शॉप पे ही होता है। फिर निक एंडी को सब बता देता है, बट एंडी उनकी एक नहीं सुनता। तभी वो देखता है कि एक वैन उसके तरफ आने लगती है, बट वो किसी तरह उसे बच जाता है और फिर बचने के बाद वो निक को बोलता है कि मैं कभी मर ही नहीं सकता हूँ। तभी गैरेज से एक सिलेंडर उड़ के एंडी के तरफ आता है, जिससे उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। ये देख के निक, मिलीगन एंड जॉर्ज सदमे में चले जाते हैं। फिर निक समझ जाता है कि नेक्स्ट बारी उसकी दोस्त हंट और जैनेट की है। तभी निक हंट को कॉल करता है, बट वो कॉल उठाता नहीं है। तभी उसे फिर से विजन आता है, जिसमें वो स्विमिंग पूल और एक कार वॉश देख पाता है। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि हंट को बचाने निक जाएगा और जैनेट को बचाने मिलीगन और जॉर्ज जाएगा। हम देखते हैं कि हंट स्विमिंग पूल के पास होता है, जो कि एक वाटर पार्क में आया होता है और जैनेट अपनी कार वॉश करने
करने के लिए कार वॉश सेंटर गई होती है। तभी जैनेट की कार बीच में फंस जाती है, बट सब डोर लॉक थे, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाती है। और उस कार में सिग्नल भी नहीं था, इस वजह से वो कॉल करने का ट्राई करती है, बट किसी को भी कॉल नहीं लगता है। फिर उसका सनरूफ आधे में ही अटक जाता है, तो वो बहुत ट्राई करती है उसे बंद करने का, बट वो बंद नहीं होता है। तभी ऊपर से एक पाइप टूट जाता है, जिससे पानी कार के अंदर आने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हंट पे, जिसका कॉइन स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तो उस कॉइन को लेने के लिए वो स्विमिंग पूल में चला जाता है। फिर हंट देखता है कि पूल में जहाँ से पानी ड्रेन हो रहा है वहाँ उसका कॉइन चला जाता है। फिर वो ड्रेन होल से जब कॉइन निकालने का ट्राई करता है तो वो उसी में फंस जाता है। बहुत ट्राई करने पर भी वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। जैसे निक ने विजन में देखा था, सेम वो लोग वही जगह फंसे हुए थे। जैनेट की पूरी कार पानी से भर जाती है। फिर वो बड़ी मेहनत से सनरूफ से अपना सर बाहर निकाल लेती है, तभी कार अपने आप चलने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अभी मरने वाली है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बट मिलीगन सही टाइम पे पहुंचकर उसे बचा लेती है और उसकी कार अपने कार से पीछे लेने लगती है और मिलीगन या जैनेट की जान बचा लेती है। बट दूसरी तरफ निक वो जगह पे पहुंच जाता है, बट हंट उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी हंट की वहाँ मौत हो जाती है। तो जैनेट ने यहाँ मौत को चीट कर दिया था। तो नेक्स्ट बारी अब जॉर्ज की थी, बट जॉर्ज इस दुनिया में अकेला था, सो उसे अपनी डेथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी और उसे जीने की इच्छा नहीं बची थी। फिर रात में मिलीगन निक को बोलती है, अगर जॉर्ज मर गया तो नेक्स्ट बारी मेरी है, तुम कैसे मुझे बचा पाओगे। इस पे निक बोलता है कि तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उन्हें एक क्लू मिलता है कि थ्रू एक्शन दे वेर सेव्ड। फिर वो क्लू को फॉलो करते हैं और जॉर्ज के घर पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जॉर्ज ने खुद को फांसी लगाई थी, बट वो अभी तक जिंदा था। फिर वो उसे बचा लेते हैं। फिर वो बोलता है कि वो सवेरे से मरने का ट्राई कर रहा है, बट सब ट्राई उसके फेल हो रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में देखा था, जब तक तुम्हारी चांस नहीं आती है तुम मर नहीं सकते हो। फिर वो सोचते हैं कि जैनेट को बचा के ये डिजाइन को उन्होंने खत्म कर दिया है और वो लोग खुश होते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि सेलिब्रेशन के लिए ट्रिप पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर निक न्यूज चैनल पे वही काऊ बॉय की न्यूज देखता है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे सांप और खून दिखाई देता है और न्यूज पे वो आगे बताता है कि काऊ बॉय एक्सीडेंट से मरते मरते बचा है और निक समझ जाता है कि काऊ बॉय तो अब तक जिंदा है, तो इस वजह से जल्दी से उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो जॉर्ज को भी कॉल कर देता है और हॉस्पिटल आने बोलता है। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक मौत ने अपना जाल बुन चुका था। जैसे वो काऊ बॉयज के पास आते हैं, छत गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल से निकल के मिलीगर और जैनेट से मिलने निकलते हैं और वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक एम्बुलेंस आके उस गार्ड को उड़ा देती है और उसकी वही मौत हो जाती है। और फिर निक भी देखता रह जाता है। फिर अब नेक्स्ट बारी थी मिलीगन की, तो वो भागते हुए मॉल के पास आता है जहाँ जैनेट और मिलीगन एक साथ मूवी देखने आए होते हैं। तभी निक को एक विजन आता है जिसमें वो सिनेमा हॉल को ब्लास्ट होते हुए देखता है। इस वजह से वो अब मिलीगन को ढूंढने लगता है। मिलीगन सिनेमा हॉल में बैठी हुई थी, बट मौत ने अपना जाल बुनना स्टार्ट कर दिया था, तो सिनेमा हॉल के बाजू वाले रूम में आग लग जाती है। बट तभी निक वही हॉल में आ जाता है जहाँ मिलीगन थी और मिलीगन को बताने लगता है कि मौत अभी तक रुकी नहीं है। बट जैनेट मूवी देखना चाहती थी, सो वो वही बैठ जाती है और मूवी देखने लगती है। बट तभी वह हॉल में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जैनेट की और वहाँ बैठे लोगों की मौत हो जाती है। फिर निक और मिलीगन वहाँ से भागने लगते हैं, बट तभी मिलीगन का पाव एस्केलेटर में फंस जाता है और वहाँ उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। तभी हम समझते हैं कि निक का तो ये एक सपना था और सीन फिर से वही जगह आ जाता है जहाँ गार्ड की मौत हुई थी। अब जॉर्ज की मौत वो देख चुका था, बट वो उस सदमे से निकल पाए उसके पहले जॉर्ज सेम सपने समान ही मर जाता है। अब निक भागते हुए मॉल में जाता है, बट सिनेमा हॉल में जाने की जगह वो उसी रूम में जाता है जहाँ आग लगी थी, क्योंकि वो सबकी जान बचाना चाहता था। वो आग बुझाने की कोशिश करता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, बट बड़ी मेहनत के बाद वो आग बुझाने में कामयाब हो जाता है और वो सबकी जान बचा लेता है। फिर हम 2 वीक बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम एक बस को देखते हैं जिसपे 180 लिखा होता है, मतलब ये भी एक साइन है और मौत पक्का आने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक, मिलीगन और जैनेट एक कैफे में बैठे होते हैं जिसका नाम होता है डेड बाय कैफेन। फिर निक को साइंस दिखने लगते हैं, जैसे जहाँ हंट मारा था वो स्विमिंग पूल की फोटो और आग जिस पे लव लेस डाइंग लिखा है। तभी हम टेबल पे देखते हैं कि इट्स कमिंग लिखा होता है और ये देख के निक समझ जाता है कि उसने कुछ भी नहीं बदला है और वो जैनेट और मिलीगन को बोलने लगता है जो भी उनके साथ हुआ है वो सब डेट नहीं लिखा हुआ है। और आगे कुछ बोल पाता उसके पहले ही बाहर से एक ट्रक आता है और तीनों को वो उड़ा देता है और वो तीनों की वही मौत हो जाती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे
जानेंगे फाइनल डेस्टिनेशन 5 की। मूवी की शुरुआत में हम सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने कलीग्स के साथ कंपनी ट्रिप पे जा रहा होता है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड मॉली भी होती है और उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ जा रहे होते हैं। बट ट्रिप पे जाने के पहले मॉली सैम से झगड़ती है और ब्रेकअप कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग बस में ट्रिप पे जा रहे होते हैं जिस पे टीवी पे एक वीडियो चल रहा होता है जिस पे लिखा होता है 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। सो आपको पता है जहाँ कहीं 180 नंबर आता है वही आसपास कहीं मौत आपका वेट कर रही है। फिर बस के बाजू से एक ट्रक गुजरता है और ये ट्रक वही है जो सेकंड पार्ट में हमने देखा था जिससे एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद बस एक ब्रिज पे पहुंचता है और वो बीच पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। जैसे ही ब्रिज पे बस पहुंचती है सैम को अजीब फील होने लग जाता है जैसे उसे कोई साइंस देना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बस जोर से ब्रेक लगाती है। इसकी वजह से सैम के अंगूठे पे चोट लगती है जिससे खून आने लगता है। फिर उस बस का रेडियो अपने आप स्टार्ट होता है जिसपे सॉन्ग बजता है डस्ट इन द विंड ऑल वी आर और ये एक साइन था कि विंड के वजह से ही जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। बट इसे कोई भी समझ नहीं पाता है। तभी वो ब्रिज कोलैप्स होने लगता है और सब अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर निकलने लगते हैं। तभी सैम की फीमेल कलीग ब्रिज से नीचे गिर जाती है, इस वजह से मारी जाती है और एक कलीग उसी बस में रह जाता है और वो बस के साथ पानी में गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैम मॉली को ब्रिज के दूसरे साइड पहुंचा देता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की को हेल्प की जरूरत है तो वो उसे हेल्प करने के लिए जाता है। बट वो लड़की को चश्मे के बिना दिखता नहीं था सो इस वजह से वो ब्रिज से पानी में गिर जाती है। बट वो पानी में जिंदा थी। तभी एक कार आके उसके ऊपर गिरती है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर सब धीरे धीरे मरने लगते हैं और फिर सैम का बॉस ब्रिज पे लटका होता है। तभी कोरताल उस पे आके गिरता है और उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है और तभी पूरा ब्रिज गिरने लगता है और सैम और पीटर एक रेलिंग पे लटके होते हैं। तभी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश तो करते हैं बट एक ट्रक से सरिये निकल कर पीटर के आर पार हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में सैम भी नहीं बच पाता है और उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। फिर तभी सैम की आंख खुलती है और हमें समझता है कि ये उसका सपना था। ये सब देख के वो शॉक हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं पाता है। तभी फिर से बस ब्रेक मारती है और सेम जैसे उसने सपने में देखा था उसके अंगूठे पे चोट लगती है और जिससे खून आने लग जाता है और तभी अचानक से रेडियो स्टार्ट होता है और सेम सॉन्ग उस पे बजने लगता है और ये सुनते ही सैम समझ जाता है कि उसका सपना सच था। इसी वजह से वो घबरा के चिल्लाने लगता है कि ये ब्रिज गिरने वाला है बट कोई भी उस पे यकीन नहीं करता है। तब सैम अपनी गर्लफ्रेंड मॉली को लेके बस से नीचे उतर जाता है और उसके पीछे बाकी लोग भी उतर जाते हैं। फिर जैसे ही वो बस से उतर जाते हैं ब्रिज टूटने लगता है बट बस से जल्दी उतरने की वजह से वो बच जाते हैं और उनके आंखों के सामने वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और सब लोग सैम से डरने लगते हैं क्योंकि उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं बट आगे की स्टोरी जानने के पहले मैं आपको सर्वाइवर्स के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले सैम, फिर पीटर, डेनिस, नाथन, ओलिविया, आइजैक एंड कैंडिस। मॉली भी, बट मॉली सपने में नहीं मरी थी तो वो सर्वाइवल में नहीं गिनी जाएगी। फिर एक ऑफिसर सैम की पूछताछ करता है क्योंकि उसे सैम पे पूरा डाउट था कि ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है और ब्रिज गिरने की वजह सामने आती है तो इसकी वजह और कुछ नहीं तो हाई विंडी होती है। फिर सब सर्वाइवर्स बाकी मरे हुए लोगों के अंतिम संस्कार पे जाते हैं और फिर सबसे मुलाकात करने के बाद पीटर और सैम घर जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें विलियम दिखता है। हाँ, ये वही है जो फाइनल डेस्टिनेशन 1 और 2 में मॉर्प में था। वो उन्हें बताता है कि डेट को चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें समझता है कि सैम एक पार्ट टाइम शेफ था और जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था उसे वो पेरिस वाले ब्रांच में भेजने वाली थी और जिस कैफे में वो काम करता था उस कैफे का नाम था ले कैफे मीरो 81 और इस कैफे के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। खैर, फिर हम देखते हैं कि मॉली ने सैम से ब्रेकअप पेरिस शिफ्ट होने की वजह से ही किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैम पेरिस जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कैंडिस को देखते हैं। कैंडिस एक जिम्नास्ट होती है और वो उसी की प्रैक्टिस कर रही होती है और पीटर उसे देख रहा होता है और कैंडिस इसमें प्रो होती है क्योंकि वो बचपन से ये कर रही थी। बट तभी उसका हाथ बार से छूट जाता है क्योंकि वो बार बहुत लूज हो गया था और हाथ छूटने की वजह से वो इतनी जोर से गिरती है कि सीधा उसका स्पाइन टूट जाता है और बहुत बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ पीटर के आंखों के सामने होता है जिसे देख के वो दंग हो जाता है और रोने लगता है। नेक्स्ट डे
सब ऑफिस तो आते हैं, बट कैंडिस की डेथ की न्यूज सुन के वो सब शॉक में होते हैं और ना ही वो काम करने के मूड में होते हैं। और पीटर जो ऑफिस में ही होता है बट बहुत ज्यादा सैड रहता है। फिर अपना मूड ठीक करने के लिए वो सोचते हैं कि क्यों ना बियर पी जाए। तो वो लोग ऑफिस में ही ड्रिंक करने लग जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि आइजैक ऑफिस से गायब है, बट आइजैक को तो स्पा का फ्री पास मिल गया था, तो वो स्पा एंजॉय करने जाता है। फिर ओलिविया को भी आइस के डॉक्टर के पास जाना था। ऑफिस से निकलने लगती है, तभी उसकी डेस्क पे रखी खुद की फोटो गिर जाती है और उसकी पीक टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि इनका बॉस इन पे नजर रखा हुआ होता है और सब चीजें पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो क्या कर रहे हैं और किस समय कहाँ पे है। फिर हम आइजैक को देखते हैं जो स्पा एंजॉय कर रहा होता है। फिर मसाज के बाद उसका एक्यूपंक्चर सेशन होता है। फिर वो लेडी उसे 30 मिनट्स के लिए सोने के लिए वही छोड़कर चली जाती है और उसके जाते ही पास में रखे टॉवेल में आग लग जाती है। आइजैक चिल्लाता है बट उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है और वो खुद टेबल से उठने का ट्राई करता है और जमीन पे गिर जाता है। और वो गिरा था तो इस वजह से उसके बॉडी पे लगे नीडल्स उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी उठ के वो डोर के पास जाता है। बट तभी उसके फोन पे कॉल आता है और मोबाइल की वाइब्रेशन की वजह से बाजू में रखा कैंडल अल्कोहल पे गिर जाता है और जिससे पूरे फ्लोर पे आग लग जाती है। लेकिन आइजैक आग से तो बच जाता है, बट तभी ऊपर रखा एक स्टैचू उसके सर पे गिरता है और उसका सर पिचक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सैम मॉली को साथ में पैरिस चढ़ने के लिए बोलता है। तभी वह पीटर आता है और उन्हें आइजैक के डेट के बारे में बताता है। ये सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो सीधा स्पा में उसे देखने जाते हैं और वहाँ फिर से उन्हें विलियम दिखता है और विलियम को देख के सैम उसे सीधा पूछता है कि क्या तुम हमें फॉलो कर रहे हो। इस पे विलियम बोलता है कि ये मेरा काम है, जहाँ डेथ होती है वहाँ मुझे जाना पड़ता है। तब सैम विलियम को पूछता है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। इस पे विलियम उन्हें डेट के प्लान और डिजाइन के बारे में बताता है और वो सब कुछ उन्हें बता देता है जो लास्ट पार्ट में हमने देखा था। और आगे विलियम बताता है कि अगर अपनी जगह पे तुम किसी और को मार दो तो तुम्हारी डेट स्किप हो सकती है और डेट सीधा नेक्स्ट टारगेट पे जाएगी। फिर सैम बता देता है कि मॉली ड्रीम में बच गई थी, इस वजह से वो तो नहीं मरेगी। ये सुन के पीटर थोड़ा अजीब बिहेव करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस तो मर गई थी बट मॉली नहीं मरने वाली थी। और ये सुन के वो बोलता है कि ये गलत है और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। अब इन लोगों को डेट के डिजाइन के बारे में तो पता चल गया था, बट ओलिविया तो डॉक्टर के पास गई थी और ये सब चीजें से वो अनजान थी। इस वजह से नैथन, सैम और मॉली उसके पास जाने लगते हैं। ओलिविया अपने आंख का ऑपरेशन करने आई होती है क्योंकि उसे क्लियर दिखता नहीं था। तो ऑपरेशन के टाइम वो बहुत ज्यादा डरी होती है, तो हाथ में एक टेडी बियर पकड़ लेती है। तभी टेडी बियर का एक आंख निकल के नीचे गिर जाता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने ही वाला होता है। तभी उसे समझता है कि उसने जो फाइल लाई है वो गलत फाइल है और उसी सेटअप में छोड़ के वो फाइल लेने चले जाता है। और डॉक्टर के जाते ही मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है जिससे लेजर की पावर बढ़ने लगती है और फिर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ओलिविया की स्किन जलने लगती है, जिससे उसकी एक आंख जल जाती है और फिर वो लेजर दूसरे आंख पे जा ही रही होती है। तभी ओलिविया हाथ से आंखों को बचा लेती है और वहाँ से उतर जाती है। तभी वहाँ सैम, नैथन और मॉली आ जाते हैं, बट वो कुछ कर पाते उसके पहले ओलिविया का पैर वही टेडी बियर के आंख पे पड़ता है, जिससे फिसल के वो विंडो को तोड़ के सीधा नीचे खड़ी कार पे गिर जाती है और उसकी दर्दनाक मौत होती है। तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आता है और सैम से क्वेश्चंस करने लगता है। तब सैम उसे सब सच बता देता है, बट ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। अब नेक्स्ट बारी थी नैथन की और वो अपने काम पे ही आया होता है। तभी उसका दूसरे वर्कर के साथ झगड़ा होता है, बट नैथन को पता था कि उसकी अब मरने की बारी है। तभी ऊपर से एक हुक उसकी तरफ आने लगता है और उसी टाइम वो वर्कर को उस हुक के नीचे खींच लेता है और उस वर्कर की वही मौत हो जाती है। बट ऐसा करते हुए उसे कोई नहीं देखता है तो वो बच जाता है और विलियम ने जैसे बोला था वो वही करता है और इस वजह से उसकी बारी स्किप हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में पीटर अपने बॉस को डेट की सब रियलिटी बताने लगता है क्योंकि नेक्स्ट बारी उसके बॉस की ही थी, बट वो पीटर की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और कॉल करके ऑफिसर को सब बता देता है। फिर सैम, पीटर और मॉली नेथन से मिलने जाते हैं और नेथन अभी भी वही था जहाँ डेट हुई थी। फिर पीटर को नेथन पे शक होता है और वो उसे पूछता है कि क्या ये सही में एक्सीडेंट था या ये तूने जानबूझ के किया है। इस पे नेथन उन्हें सच बता देता है। तभी वहाँ उनका बॉस भी आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक रेंज उड़ के सीधा बॉस के फेस के अंदर घुस जाता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है और ये प्रूव करता है कि किसी और की सैक्रिफाइस से तुम्हारी डेट स्किप हो सकती है। फिर रात में सैम और मॉली डिनर डेट पे जाते हैं, बट उन पे वही ऑफिसर ध्यान रखा होता है। फिर वो डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पीटर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा अजीब बातें करने लगता है क्योंकि उसे पता है नेक्स्ट बारी उसी की है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं नेथन जैसे ही किसी और की लाइफ सैक्रिफाइस कर दूं। तो वो मॉली को मारने का सोचता है और तभी जेब से गन निकालता है और शूट करने ही वाला होता है। तभी सैम उसे बचा लेता
देता है, बट गन की आवाज ऑफिसर सुन लेता है और अंदर आने लगता है। मॉली एंड सैम पीटर से बचने के लिए कहीं छुप जाते हैं, बट पीटर उन्हें ढूंढ लेता है। बट तभी पीटर सैम पे अटैक करता है, जिससे सैम बेहोश हो जाता है और मॉली को ढूंढने लगता है। तभी वह ऑफिसर आता है और मॉली से बात कर ही रहा होता है। हम देखते हैं कि पीटर उसे शूट कर देता है और ऑफिसर वही मारा जाता है। अब ऑफिसर की लाइफ की सैक्रिफाइस की वजह से पीटर बच जाता है, बट कैंडस का दुख उसे अभी भी था, इस वजह से वो मॉली को मारना चाहता था और उसे मारने ही जाता है। तभी सैम पीछे से आके पीटर को मार देता है एंड अब सैम भी सेफ था, क्योंकि पीटर के पास ऑफिसर की लाइफ थी एंड पीटर की लाइफ अभी सैम को मिल गई थी। सो उसने डेट को स्किप कर दिया था। सो सैम और मॉली खुश होते हैं और हग करते हैं एंड देन सीन शिफ्ट होता है 2 वीक्स बाद, जहाँ वो पेरिस जा रहे होते हैं और वो एक फ्लाइट में बैठते हैं और यहाँ आता है सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो उसी फ्लाइट में है जो फाइनल डेस्टिनेशन के फर्स्ट पार्ट में थी, फ्लाइट 180। फिर सैम नोटिस करता है कि उस फ्लाइट में 2 लड़के लड़ रहे होते हैं और वो दोनों और कोई नहीं तो एलेक्स एंड टेरी होते हैं। इससे हमें ये समझता है कि फाइनल डेस्टिनेशन 5 फाइनल डेस्टिनेशन 1 का प्रीक्वल है। फिर फ्लाइट 180 टेक ऑफ करती है और सैम हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनता है। तभी वही सॉन्ग प्ले होता है जो स्टार्टिंग में बजा था, डस्ट इन द विंड। और सीट की वजह से सैम के अंगूठे पे वैसी चोट लगती है जैसे स्टार्टिंग में हमने देखी थी। ये देख के वो बहुत डर जाता है, बट अब वो लेट हो चुका था और वो अब भाग नहीं सकता था एंड बूम, फ्लाइट 180 ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों की वही मौत हो जाती है। फिर हम नैथन को देखते हैं जो उसी वर्कर के मेमोरियल डे पे गया था जिसको उसने मारा था। तभी वह उस वर्कर का दोस्त आता है और नैथन को बोलता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर था और ये ऐसे नहीं मरता, तभी उसे कुछ दिन में मरना ही था, क्योंकि उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। और तभी फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर आके नैथन पे गिरता है और उसकी वही मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन 3, 4 एंड 5 की कहानी। सो चलो अभी कुछ थेरीज पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3rd एंड 4th पार्ट से। सो कंपेयर करते हैं फर्स्ट 2 पार्ट से, तो इसकी एंडिंग बहुत अलग है, जहां उन्हें 2 बार चांस दिया गया था बचने का, बट जब उनकी फाइनल डेथ आई थी तो उनके पास बचने का कोई भी चांस नहीं था। सो फर्स्ट 2 मूवीज में इन्हें साइंस मिलते थे, 3rd मूवी में पिक के थ्रू साइंस मिलते थे और 4th में तो सीधा विजन ही आते थे। फर्स्ट और 2nd पार्ट के कंपेयर में बात करें, 3rd और 4th में तो कोई भी नहीं बचा था, पर 2nd पार्ट के एंडिंग में किमबेरी और ब्रूक तो बचे थे और ये प्रूव करता है कि डेथ सबके साथ अलग अलग गेम खेलता है। अब बात करें फाइनल डेस्टिनेशन 5 की, तो यहाँ हमें पता चलता है कि तुम किसी और को मार के खुद की डेथ स्किप कर सकते हो, बट तभी तक जिंदा हो जब तक जिसकी लाइफ सैक्रिफाइस की है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है। अगर जिसकी लाइफ सैक्रिफाइस हुई है वो बस 2 दिन बचने वाला है, तो तुम भी बस 2 दिन ही बचोगे। तो ये नैथन की डेथ ने तो प्रूव कर दिया है। तो अब बात करें वो कैफे की जिसकी मैंने बात की थी, जिसका नाम था ले कैफे मीरो 81। तो ये कैफे फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 में देखे थे, जहाँ एलेक्स, टेरी और क्लियर पेरिस में कॉफी पीने के लिए जाते हैं और वही और इसी कैफे के साइन से टेरी मारा जाता है। सो ये प्रूव करता है कि सब पार्ट्स एक में एक से कनेक्टेड है, जैसे कि हमने फाइनल डेस्टिनेशन 5 के एक सीन में देखा था जहाँ ऑफिस में बैठ के वो लोग बियर पी रहे थे और ये सेम बियर का ब्रांड वही जहाँ 4th पार्ट में मरने के पहले कार्टर बियर पी रहा था और ये सेम बियर की ब्रांड 2nd पार्ट में भी हमने देखी थी, एक ट्रक पे लिखा हुआ था और ये प्रूव करता है कि सब पार्ट एक में एक से कनेक्टेड है। सो गाइज, ये थी मेरी थ्योरीज। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फाइनल डेस्टिनेशन 6 आ रहा है, सो अब आपको देखने में मजा आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।